हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमने ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और संगम साहित्य देख चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे धर्मेतर साहित्य या लौकिक साहित्य। जो धर्मेतर साहित्य और लौकिक या अथवा लौकिक साहित्य है उसे हम सबसे पहले टू पार्टों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? जैसे एक है ऐतिहासिक रचनाएं और दूसरी है अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं। अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं। सबसे पहले हम देखेंगे ऐतिहासिक रचनाएं। जो ऐतिहासिक रचनाएं हैं उसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। किसे पढ़ेंगे? सबसे पहले अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र किया जा सकता है, जिसकी रचना कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जिसे कहते हैं चाणक्य। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त तीनों एक ही नाम है, ने मौर्य काल में की। जिसकी रचना कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य ने मौर्य काल में की। इसके दूसरे, तीसरे और पांचवें अधिकरण में मौर्यकालीन अवस्था को प्रतिबिंबित करते हैं तथा बाकी अधिकरण मौर्योत्तर काल की अवस्था को द्वितीय अधिकरण में कृषि, वाणिज्य, शिल्प, सिंचाई, मुद्रा की ढलाई आदि क्रियाकलापों पर प्रकाश पड़ता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर 7वीं शताब्दी में कामंदक ने नीतिसार की रचना की है। यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित रचना है नीतिसार, और जिसकी रचना की है कामंदक ने, और ये रचना है 7वीं शताब्दी की, जिसमें गुप्तोत्तर काल के राजत्व सिद्धांत व राजा के कर्तव्यों का वर्णन है। क्योंकि जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति पर आधारित पुस्तक है, और जो अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। और जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना की जाती है किससे? अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है द प्रिंस, और द प्रिंस रचना है मैकियावेली की। द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली। इसलिए भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त को। ओके। गुप्तोत्तर काल के राजत्व सिद्धांत व राजा के कर्तव्यों का वर्णन है किसमें? कामंदक के नीतिसार में, और ये रचना है 7वीं शताब्दी की। कौटिल्य की तरह बृहस्पति ने भी 10वीं शताब्दी के लगभग अर्थशास्त्र की रचना की है। यानी कि कौटिल्य के अलावा जो बृहस्पति है उसने भी 10वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र की रचना की है। तो ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दूसरे महान जो नाटककार है वो है भास, महाकवि भास। भास जो कि मौर्योत्तर कालीन है। भास को कालिदास से पूर्व का प्रथम नाटककार माना जाता है। कालिदास से पहले, कालिदास कब होता है? गुप्त काल में। तो ये है मौर्योत्तर काल का। भास मौर्योत्तर काल का जो एक साहित्यकार है को कालिदास से पूर्व का प्रथम नाटककार माना जाता है, क्योंकि कालिदास की रचनाओं में इनका उल्लेख मिलता है। भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं। भास के कुल कितने नाटक है? 13। इनमें स्वप्न वासवदत्ता, उरूभंग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, प्रतिज्ञा यौगंधरायण, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, बालचरित, पंचरात्र, दूत वाक्य, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच और कर्णवार। भास के कितने नाटक है? 13। 13 में है स्वप्न वासवदत्ता, उरूभंग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक, प्रतिज्ञा यौगंधरायण, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, बालचरित, पंचरात्र, दूत वाक्य, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच और अंतिम है कर्णवार। ये किनकी रचनाएं हैं? महाकवि भास की। भास के अधिकांश नाटक महाभारत एवं रामायण के कथानक पर आधारित है। यानी कि इनकी विषय वस्तु महाभारत और रामायण की विषय वस्तु पर आधारित है। भास का एक नाटक है स्वप्न वासवदत्ता। भास के सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ रचना है कौन सी? स्वप्न वासवदत्ता। यह वत्सराज उदयन और उज्जैनी के राजा प्रद्युत की पुत्री वासवदत्ता किनके मध्य प्रेम संबंधों पर आधारित है? जो वत्सराज उदयन और उज्जैन के राजा थे चंड प्रद्युत, उनकी पुत्री है वासवदत्ता।
के प्रेम संबंधों पर आधारित रचना है। स्वप्न वासवदत्ता प्रथम संपूर्ण नाटक माना जाता है। भास के नाटक चारुदत्त पर ही शूद्रक के प्रसिद्ध मृच्छकटिकम का कथानक है। और भास का जो दूसरा नाटक है कौन सा, दरिद्र चारुदत्त, उस पर आधारित है। शूद्रक का प्रसिद्ध नाटक है कौन सा, मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी का कथानक है। प्रतिमा तथा अभिषेक नाटक रामकथा पर आधारित है। प्रतिमा और अभिषेक नाटक किस पर आधारित है, रामकथा पर आधारित है। इसके अलावा जो मध्यम व्यायोग, कर्णभार, पंचरात्र, उरुभंग नाट्य महाभारत के कथानक पर आधारित है। ओके, कौन कौन से, मध्यम व्यायोग, कर्णभार, पंचरात्र, उरुभंग नाटक महाभारत के कथानक पर आधारित है। जबकि रामकथा पर आधारित है प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। ओके, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कच, प्रतिज्ञा योगंधरायण में वत्सराज उदयन का अमात्य योगंधरायण अपने स्वामी को बंदी गृह से छुड़ा लाने की प्रतिज्ञा करते हैं। जो प्रतिज्ञा योगंधरायण की विषय वस्तु क्या है, उसमें क्या होता है, जो प्रतिज्ञा योगंधरायण में वत्सराज उदयन का जो मंत्री होता है, जो अमात्य होता है योगंधरायण, अपने स्वामी को बंदी गृह से छुड़ा लाने की प्रतिज्ञा करता है। सन 1909 में गणपति शास्त्री ने त्रिवेंद्रम केरल में इन्हें खोजा तथा 1912 में प्रकाशित किए गए, जो संस्कृत भाषा एवं मलयालम की लिपि में है। तो भास के द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए हैं, देखो, स्वप्न वासवदत्ता, इसके अलावा उरुभंग, प्रतिमा, अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, प्रतिज्ञा, योगंधरायण, नाटक। इसके अलावा दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, बालचरित, पंचरात्र, दूतवाक्य, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच और कर्णभार। भास के कितने नाटक है, 13। और जो कालिदास से पूर्व का है प्रथम नाटककार माना जाता है, क्योंकि कालिदास की रचनाओं में इनका उल्लेख माना जाता है। भास के सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक है स्वप्न वासव और दत्ता। और स्वप्न वासव दत्ता की विषय वस्तु क्या है, इसमें वत्सराज उदयन और जो उज्जैनी के राजा है चंद्रप्रद्युत, उनकी पुत्री वासव दत्ता की प्रेम संबंधों पर आधारित है। कौन सा, स्वप्न वासव दत्ता प्रथम संपूर्ण नाटक माना जाता है। और भास के नाटक चारुदत्त पर ही शूद्रक के प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम का कथानक है। भास के जो नाटक है उनकी विषय वस्तु है रामायण और महाभारत। रामायण और जो महाभारत है उनकी विषय वस्तु पर आधारित है भास के जो अधिकांश नाटक है। भास के कुल कितने नाटक थे, 13 नाटक। ओके, जो मध्यम व्यायोग है, कर्णभारम है, पंचरात्र है और उरुभंग, ये नाटक किस पर आधारित है, महाभारत पर। जबकि प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक किस पर आधारित है, रामायण पर आधारित या रामकथा पर आधारित है। जो भास के जो नाटक थे उन्हें सन 1909 में गणपति शास्त्री ने त्रिवेंद्रम केरल में खोजा और 1912 में ये प्रकाशित किए, जो संस्कृत भाषा और मलयालम लिपि में थे। ओके, नेक्स्ट जो हमारी रचना है वो है बृहत कथा। कौन सी रचना है, बृहत कथा। बृहत कथा गुणाढ़े के द्वारा रचित है, यानी कि बृहत कथा के रचयिता कौन है, गुणाढ़े के द्वारा पेशाची प्राकृत भाषा में काव्य रचित काव्य है। बृहत कथा का शाब्दिक अर्थ होता है लंबी कथा। बृहत का मतलब होता है लंबी और बृहत कथा का मतलब हो जाएगा लंबी कथा। बृहत कथा गुणाढ़े और भाषा क्या है इसकी, पेशाची भाषा। इसमें 1,00,000 श्लोक है। पंचतंत्र, हितोपदेश आदि कथाएं संभवतः इसी से ली गई है। इसे आंध्र का महाभारत कहा जाता है। क्षेमेंद्र के द्वारा रचित बृहत कथा मंजरी, जो कि 11वीं सदी में लिखी गई है। सोमदेव द्वारा कथा सरित सागर, जो कि 11वीं सदी में लिखी गई है। तथा बुद्ध स्वामी के द्वारा कौन सी लिखी गई है, बृहत कथा
श्लोक संग्रह, यानी कि देखो बृहत कथा खुद रचना है, इसकी रचना की है किसने, गुणाढ़े के द्वारा। कौन सी लैंग्वेज में, पैशासी प्राकृत भाषा में। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है लंबी कथा, और इसमें लगभग 1 लाख श्लोक है। और इस पर जो इसका प्रभाव है ना, जो पंचतंत्र और हितोपदेश आदि कथाएं संभवतः इसी से ली गई है। इसके अलावा जो बृहत कथा पर आधारित कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, बृहत इसे कहा जाता है आंध्र का महाभारत। बृहत कथा पर आधारित लिखा गया है, क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया था बृहत कथा मंजरी, जो कि 11वीं सदी में है। सोमदेव के द्वारा लिखा गया है कथा सरित्सागर, जो कि 11वीं सदी में, तथा बुद्ध स्वामी ने लिखा है, बुद्ध स्वामी के द्वारा लिखा गया है बृहत कथा श्लोक संग्रह। बृहत कथा श्लोक संग्रह लिखा गया है किसके द्वारा, बुद्ध स्वामी के द्वारा। जो ये लिखे गए हैं संस्कृत में, जबकि खुद जो बृहत कथा है वो किस लैंग्वेज में थी, प्राकृत पेशाची प्राकृत भाषा में। ओके, तो हमने सबसे पहले तो देखा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा, जिसे कहा जाता है भारत का मैकियावेली। और मैकियावेली की रचना कौन सी थी, द प्रिंस। मैकियावेली की जो अर्थशास्त्र है उस पर आधारित है कामंदक का नीति शास्त्र। और कामंदक के नीति शास्त्र में गुप्तोत्तर काल के राजत्व सिद्धांत और राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ओके, और कौटिल्य की तरह ही बृहस्पति ने 10वीं शताब्दी के लगभग अर्थशास्त्र की रचना की। दूसरा हमारा जो प्रमुख साहित्यकार था, नाटककार था, वो था महाकवि भास। और भास के द्वारा लिखे गए हैं 13 नाटक। 13 नाटक कौन कौन से लिखे गए हैं, स्वप्न वासवदत्ता, उरुभंग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, प्रतिज्ञा यौगंधरायण, दरिद्र चारुदत्त नाटक, अभिमारक नाटक, बालचरित, पंचरात्र, दूतवाक्य, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच और अंतिम है कर्णवार। और भास के जो अधिकांश नाटक है वो किस पर आधारित है, रामायण और महाभारत के कथानक पर आधारित। जो भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है वो है स्वप्न वासवदत्ता। और स्वप्न वासवदत्ता की विषय वस्तु थी वत्सराज उदयन, और जो उज्जैनी के राजा चंद्रद्योत थे उनकी पुत्री थी वासवदत्ता, उनके प्रेम संबंधों पर आधारित है। और भास के नाटक चारुदत्त पर, भास का एक नाटक है दरिद्र चारुदत्त, उस पर आधारित है शूद्रक का प्रसिद्ध, यानी कि शूद्रक के द्वारा लिखा गया है मृच्छकटिकम। वो आधारित है किस पर आधारित है, दरिद्र चारुदत्त, जो किसका नाटक है, भास का। इसके अलावा जो मध्यम व्यायोग, कर्णभार, पंचरात्र, उरुभंग नाटक किस पर आधारित है, महाभारत पर, महाभारत के कथानक पर आधारित है। प्रतिमा और अभिषेक नाटक है राम कथा पर आधारित। सन 1909 में गणपति शास्त्री के द्वारा त्रिवेंद्रम में ये खोजे गए थे तथा 1912 में प्रकाशित किए गए, जो संस्कृत भाषा और मलयालम लिपि में है। बृहत कथा किनके द्वारा लिखी गई है, गुणाढ़े के द्वारा। कौन सी भाषा में, प्राकृत पेशाची प्राकृत भाषा में। बृहत कथा का शाब्दिक अर्थ होता है लंबी कथा, इसमें 1 लाख श्लोक है और इसे कहा जाता है आंध्र का महाभारत। और इस पर आधारित, यानी कि बृहत कथा पर आधारित रचनाएं क्षेमेंद्र के द्वारा बृहत कथा मंजरी और सोमदेव के द्वारा रचित कथा सरित्सागर। इसके अलावा बुद्ध स्वामी के द्वारा रचित है बृहत कथा श्लोक संग्रह, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट रचना है हमारी मृच्छकटिकम। नेक्स्ट कौन सी है, मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम किस पर आधारित थी, महाकवि भास के दरिद्र चारुदत्त पर। ओके, मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। ये संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसकी रचना गुप्त काल में किनके द्वारा की गई है, शूद्रक के द्वारा की गई है। नाटक में पहली बार राज परिवार के स्थान पर समाज के मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, जिसमें होते हैं चोर, गणिका, गरीब ब्राह्मण, दासी, नाई के लोगों को पात्र बनाया गया है। यानी कि इसका जो नायक है दरिद्र चारुदत्त, जो एक ब्राह्मण है, जबकि इसकी नायिका है बसंत सेना, जो कि एक गणिका थी। इसमें शूद्र व महिलाएं संस्कृत के स्थान पर प्राकृत बोलते हैं। दरिद्र ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त इसका मुख्य पात्र है, जो बसंत सेना नामक गणिका से प्रेम करता है। बसंत सेना इसकी नायिका है, जबकि दरिद्र जो चारुदत्त है इसका मुख्य पात्र है, गणिका से प्रेम करता है। मृच्छकटिकम में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है। इस नाटक की कथा का केंद्र उज्जैनी नगर है, जो पाटलिपुत्र से बड़ा और प्रसिद्ध नगर है। मृच्छकटिकम पर सर्वप्रथम टीका लिखी है पृथ्वीधर के द्वारा। आर्थर राइडर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है।
तो ये क्या है, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। क्या अर्थ होता है, मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। यह संस्कृत नाट्य साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसकी रचना की गई है गुप्त काल में। किनके द्वारा की गई है, शूद्रक के द्वारा। शूद्रक के द्वारा रचना की गई है। और ये किस पर आधारित है, अभी हमने जब जो महाकवि भास पढ़ा था तो उनका एक नाटक था, कौन सा, दरिद्र चारुदत्त, उस पर आधारित है मृच्छकटिकम। नाटक में पहली बार राज परिवार के स्थान पर समाज के मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग को पात्र बनाया गया है, जिसमें शूद्र व महिलाएं संस्कृत के स्थान पर प्राकृत बोलते हैं। दरिद्र ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त इसका मुख्य पात्र है और बसंत सेना नामक एक गणिका से प्रेम करता है। मृच्छकटिकम में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है। इस नाटक की कथा का केंद्र कौन सा नगर है, उज्जैनी नगर, जो पाटलिपुत्र से बड़ा और प्रसिद्ध नगर है। मृच्छकटिकम पर सर्व प्राचीन टीका लिखी गई है पृथ्वीधर के द्वारा। आर्थर रायडर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। तो अभी तक हमने देखी है कौन सी, ऐतिहासिक रचनाएं। ऐतिहासिक रचनाओं में कौन कौन सी देखी है, अर्थशास्त्र सबसे पहले प्रथम रचना है अर्थशास्त्र। इसके अलावा हमने देखी थी महाकवि भास के नाटक, 13 नाटकों के अलावा हमने देखी थी बृहत कथा की रचना की है कुणाड के द्वारा, जो कि प्राकृत पेशाची प्राकृत भाषा में। और बृहत कथा का शाब्दिक अर्थ होता है लंबी कथा। और बृहत कथा पर आधारित रचित ग्रंथ है बृहत कथा मंजरी, कथा सरस सागर और बृहत कथा श्लोक संग्रह। जो बृहत कथा मंजरी है उनकी रचना की थी क्षेमेंद्र के द्वारा, जबकि कथा सरस सागर की रचना की है सोमदेव के द्वारा। और बुद्ध स्वामी की रचना है बृहत कथा श्लोक संग्रह। नेक्स्ट हमने जो रचना देखी थी वो थी मृच्छकटिकम, और मृच्छकटिकम रचना थी शूद्रक की। और मृच्छकटिकम का जो विषय वस्तु थी वो लिया गया था जो दरिद्र चारुदत्त से, और दरिद्र चारुदत्त नाटक था महाकवि भास का। तो हमने जो धर्मेतर साहित्य है उसे दो पार्टों में डिवाइड किया था, ऐतिहासिक साहित्य और दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। जो अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं हैं उनमें है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी और कात्यायनकृत वार्तिक। इसके अलावा गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस और कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र का विशेष उल्लेखनीय है। यानी कि जो अर्ध ऐतिहासिक रचना है उनमें कौन कौन सी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसके अलावा कात्यायन के द्वारा रचना की गई है वार्तिक की। इसके अलावा गार्गी संहिता या गर्ग संहिता, पतंजलि की रचना है महाभाष्य, विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस, और कालिदास के द्वारा एक नाटक है कौन सा, मालविकाग्निमित्र। गार्गी या गर्ग संहिता मूलतः ज्योतिष विषयक ग्रंथ है जो शुंगकालीन रचना है। गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में वर्णित है कि यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा एवं पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, और पाटलिपुत्र का पूर्व नाम था कुसुमध्वज। यानी कि गार्गी संहिता में क्या उल्लेख है, गार्गी संहिता के जो युग पुराण खंड है उसमें उल्लेख है कि जो यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा एवं पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था कुसुमध्वज पर आक्रमण किया। इसमें सर्वप्रथम सप्ताह के दिनों का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम सप्ताह के दिनों का वर्णन किसमें मिलता है, गार्गी संहिता या गर्ग संहिता, और गार्गी संहिता के भी युग पुराण खंड में। नेक्स्ट रचना है वाक्पति की गौड़बहु। गौड़बहु किसकी रचना है, वाक्पति की, जो है प्राकृत भाषा में कन्नौज के राजा यशोवर्मन के द्वारा बंगाल शासक, बंगाल का पूर्व नाम है गौड़, का वध कर बंगाल विजय करने का वर्णन मिलता है। किसमें, वाक्पति की गौड़बहु में। कुछ जीवन चरित्र है, यानी कि जो शासकों के जीवन चरित्र है, शासक हो या कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है उनके जीवन चरित्र है, जो ऐतिहासिक जीवन चरित्र है। इसमें है बुद्ध चरित्र किसके द्वारा रचित है, अश्वघोष के द्वारा। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है किसमें, बुद्ध चरित्र में। बुद्ध चरित्र रचना है अश्वघोष की, और इसमें किसके जीवन चरित्र वर्णन है, महात्मा बुद्ध का। दूसरी रचना है हर्षचरित्र, और हर्षचरित्र की रचयिता है बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है हर्षचरित्र। इसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन है। जबकि गौड़बहु भी हमने देखी थी, किसकी रचना है, वाक्पति की, जो कौन सी है, प्राकृत भाषा में। ये है वाक्पति की जो गौड़बहु है वो प्राकृत भाषा में है, और कन्नौज के शासक यशोवर्मन द्वारा बंगाल के जो शासक थे उनका वध कर बंगाल पर विजय करने का वर्णन मिलता है हमें गौड़बहु में। नेक्स्ट रचना है विक्रमांक देव चरित्र
विक्रमांक देवचरित, और जो विक्रमांक देवचरित है वो है कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ का जीवन चरित वर्णन है, और ये रचना की है बेलहन। जबकि कल्हण के द्वारा कौन सी रचना है, राजतरंगिणी, और जो कि कश्मीर के राजाओं का इतिहास पर आधारित है। जबकि विक्रमांक देवचरित है बेलहन की, और कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ का जीवन चरित वर्णन है। इसमें नव साहसांक है पद्मगुप्त परमेल की। इसमें धारा के परमार नरेश सिंधुराज का जीवन प्रतिवर्ण है, किसमें, नव साहसांक में। जबकि रामचरित की रचना की गई है संध्याकर नंदी के द्वारा। इसमें बंगाल के पाल वंशी रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें केवर्त विद्रोह का वर्णन मिलता है तथा पाल वंश के शासकों पाल वंश के शासकों को कहा जाता है समुद्रदेव की संतान, इसमें रामचरित में। और रामचरित की रचना की है संध्याकर नंदी के द्वारा। इसमें बंगाल के पाल वंशी रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें केवर्त विद्रोह, किसका, इसमें केवर्त विद्रोह का वर्णन मिलता है। और इसमें जो बंगाल के जो पालवंशी शासक थे उन्हें कहा जाता है समुद्रदेव की संतान। नेक्स्ट जो रचना है वो है कुमारपाल चरित्र, और कुमारपाल चरित्र किसकी रचना है, जयसिंह सूर्य की। कुमारपाल रचना है जयसिंह सूर्य की। इसमें जो कुमारपाल चरित्र में चालुक्य सोलंकी शासक कुमारपाल का जीवन चरित्र वर्णित है। नेक्स्ट जीवन चरित्र है किसका, पृथ्वीराज विजय, जो लिखी गई है जयानक के द्वारा। इसमें चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन है। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई है, जयानक के द्वारा। जबकि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्रवरदाई के द्वारा। नेक्स्ट रचना है बल्लाल चरित। बल्लाल चरित के रचयिता है आनंद भट्ट। आनंद भट्ट ने लिखी है बल्लाल चरित। इसमें बंगाल के सैन वंशी बल्लाल सेन का विवरण है। बल्लाल चरित किसका चरित है, बल्लाल सेन का। नंदी कलम्बकम, जो नंदी कलम्बकम है वो रचना है पैरुंद देवनार की रचना है नंदी कलम्बकम। इसमें पल्लव शासक नंदीवर्धन तृतीय की प्रशस्ति है, नंदीवर्धन तृतीय की प्रशस्ति है, और इसकी रचयिता है पैरुंद देवनार। नेक्स्ट रचना है कलिंगतुपर्णी, और ये रचना है जयंग गोंदार की। जयंग गोंदार की रचना है कलिंगतुपर्णी। इसमें चोल कुलोत्तुंग प्रथम की कलिंग शासक अनंत वर्मन चोड़गंग पर विजय का वर्णन है। यानी कि ये किसका चरित्र है, चोल शासक है कुलोत्तुंग प्रथम। नेक्स्ट रचना है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी है महत्वाकांक्षी साहित्यकार विद्वान एवं कश्मीर के ब्राह्मण परिवार में जन्मी कल्हण की मान्यता भारत के प्रथम इतिहासकार के रूप में है। इनके पिता चंपक कश्मीर के शासक हर्ष के दरबारी विद्वान थे। कल्हण को भी हर्ष का राज्याश्रय प्राप्त हुआ, किंतु कोई राजकीय सहायता प्राप्त नहीं हुई। ओके, तो जो राजतरंगिणी है वो महत्वाकांक्षी साहित्यकार विद्वान और कश्मीर के ब्राह्मण परिवार में जन्मी कल्हण की मान्यता भारत के प्रथम इतिहासकार के रूप में। इनके पिता चंपक कश्मीर शासक हर्ष के दरबारी विद्वान थे। कल्हण को भी हर्ष का राज्याश्रय प्राप्त हुआ, किंतु इसके बाद इन्हें कोई राजकीय सहायता प्राप्त नहीं हुई। जो राजतरंगिणी है उसमें उसे राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। इस राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना कश्मीर के शासक जयसिंह के समय 1148-49 ईस्वी में हुई। राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास में प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक रचना माना जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास में प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक रचना माना जाता है। यह महाभारत की शैली पर आधारित लिखा गया ग्रंथ है। इसकी रचना में कल्हण ने 11 अन्य ग्रंथों को सहयोग लिया है, जिसमें अब केवल नीलमत पुराण उपलब्ध है। इसमें कुल 8 तरंगे, यानी कि इसमें 8 अध्याय है, 8000 श्लोक है। राजतरंगिणी को बाद में भी विस्तारित किया गया है, यानी कल्हण के बाद इसे लिखा है द्वितीय राजतरंगिणी के रूप में किसने लिखा है, जॉन राजकृत, यानी कि जॉन राजकृत जो कि जैनुल आबदीन के समय है, तो जॉन राज के द्वारा लिखी गई है द्वितीय राजतरंगिणी 1459 ईस्वी तक। तृतीय राजतरंगिणी लिखी गई है 1480 ईस्वी तक, इनके द्वारा श्रीवर के द्वारा, जो भी जैनुल आबदीन के समय में थे। चतुर्थ राजतरंगिणी लिखी गई है प्रज्ञाभट्ट और
प्रज्ञाभट्ट एवं शुका, जो कि अकबर कालीन थे। प्रज्ञाभट्ट यानी कि जो राज तरंगिणी है वो 4 बार लिखी गई है, यानी कि सबसे पहले लिखी गई है कल्हड़ के द्वारा, द्वितीय राज तरंगिणी लिखी गई है जौनराज के द्वारा, तृतीय राज तरंगिणी लिखी गई श्रीवर के द्वारा। और श्रीवर और जौनराज दोनों किनके था, समकालीन थे, जैनुल आबदीन के समय। जबकि चतुर्थ राज तरंगिणी लिखी गई है प्रज्ञाभट्ट एवं शुका के द्वारा, जो कि अकबर कालीन थे। कल्हड़ ने कश्मीर के शासक हर्ष द्वारा संपत्ति लूटने के कारण हर्ष को क्या कहा है, तुरुस्क। हर्ष को तुरुस्क कहा है, क्यों, कारण क्या था, इसके द्वारा जो कश्मीर में संपत्ति लूटी गई थी। राज तरंगिणी को संस्कृत के ऐतिहासिक महाकाव्यों का मुकुटमणि कहा जाता है। संस्कृत महाकाव्यों का ऐतिहासिक मुकुटमणि किसे कहा जाता है, राज तरंगिणी को। कल्हड़ ने अपने से पहले के 11 इतिहासकारों का आलोचनात्मक बुद्धि से विश्लेषण किया है। कल्हड़ अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताया, यानी कि राज तरंगिणी में हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है। कल्हड़ अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताता है। अशोक का प्रारंभिक धर्म शैव था, यानी कि अशोक के धर्म की जानकारी मिलती है, जिसने कश्मीर में विजयेश्वर मंदिर का निर्माण किया। इसके अलावा जो श्रीनगर की स्थापना भी अशोक के द्वारा करवाई गई थी। अशोक का उत्तराधिकारी जालौक शैव मत का समर्थक व बौद्ध विरोधी था। यानी कि हमें किस किस चीज़ की जानकारी मिलती है इसमें, सबसे पहले तो ये जानकारी मिलती है कि अशोक कश्मीर का प्रथम मौर्य सम्राट था। उसके बाद अशोक का प्रारंभिक धर्म, यानी कि अशोक के धर्म का पता लगता है कि वो शैव धर्मावलंबी था प्रारंभ में। इसके अलावा इसमें अशोक के उत्तराधिकारी कौन था कश्मीर में, जाला, और जो भी शैव धर्मानुयायी था। राज तरंगिणी में 64 उपजातियों का उल्लेख है। सती प्रथा का उल्लेख भी इसमें किया गया है। कश्मीर के शासक अनंत वर्मन के समय खोए नामक इंजीनियर ने, कौन सा इंजीनियर है, खोए नामक इंजीनियर का भी उल्लेख है, जिसने झेलम के तट पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई थी। जो खोए नामक इंजीनियर है उन्होंने झेलम के तट पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई थी। कुषाण शासक कनिष्क का भी उल्लेख मिलता है, किसमें, इसमें जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है उसमें कुषाण शासक कनिष्क का भी उल्लेख मिलता है, जिसने कश्मीर में कनिष्कपुर बसाया। तो ये है कश्मीर का इतिहास बता रहा है, जो कश्मीर के इतिहास में इसने जो कुषाण शासक कनिष्क का उल्लेख मिलता है और जिसने कश्मीर में कनिष्कपुर बसाया। कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। गुप्तवंशी शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य के द्वारा मिहिरकुल हूण को हराने का उल्लेख भी इसमें मिलता है। तत्पश्चात मिहिरकुल का कश्मीर में 1 वर्ष का शासन बताया गया है। वर्धनवंशी हर्षवर्धन को शैव मतावलंबी बताया गया है तथा गुर्जर प्रतिहार वंशी मिहिरभोज की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कश्मीर के इतिहास के क्रमशः 4 वंश, यानी कि कश्मीर के इतिहास के 4 वंश थे, गौनंद वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश के इतिहास का वर्णन मिलता है तथा उत्पल वंश की रानी सुगंधा तथा लोहार वंश की रानी दिद्दा का उल्लेख मिलता है। कन्नौज नरेश यशोवर्मन को ललितादित्य द्वारा पराजित करना, हर्ष के समय हुए डामर विद्रोह जो सामंत विद्रोह था, प्रशासकों या कायस्थों के अत्याचार व भ्रष्टाचार का उल्लेख भी इसमें मिलता है। कल्हड़ की राज तरंगिणी का ऐतिहासिक महत्व इस तरह भी है कि इसमें मंदिर, भवनों एवं भूदान अभिलेखों की युगांतकारी प्रयोग, तिथिक्रम का प्रयोग किया गया है तथा कल्हड़ स्वयं इतिहास बोध से युक्त होना इसके महत्व को महत्तर बनाता है। राज तरंगिणी का एक संदेश अति प्रसिद्ध है, वही गुणमान कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो राग द्वेष से रहित होकर एकमात्र सत्य के निरूपण में अपनी वाणी का प्रयोग करता है। तो ये है कल्हड़ की राज तरंगिणी। जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो रचना है इसमें। कल्हड़ की राज तरंगिणी यानी जो राज तरंगिणी की रचनाकार कौन है, कल्हड़। और जो कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है उसमें कहाँ का इतिहास वर्णित है, उसमें मेनली इतिहास वर्णित है कश्मीर के राजाओं का इतिहास। ओके। और जो कल्हड़ की राज तरंगिणी का विस्तार है उसमें जो द्वितीय राज तरंगिणी है उनकी रचयिता है कौन, जौनराज। उसके अलावा तृतीय राज तरंगिणी है उसकी रचयिता है श्रीवर और चतुर्थ राज तरंगिणी है वो है प्रज्ञाभट्ट और उसके अलावा शुका, जो कि ये दोनों अकबर कालीन है। ये है जैनुल आबदीन के काल समय में है। और जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है उसमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है ये इम्पोर्टेंट है।
इसमें सबसे पहले जो अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बना बताता है कलहण। उसके अलावा अशोक का धर्म बताता है इसमें शैव, यानी कि अशोक को शैव धर्मावलंबी बताता है। इसके अलावा जो श्रीनगर है उसका जो श्रीनगर किसके द्वारा बसाया गया है, अशोक के द्वारा, यह जानकारी भी दी गई है। अशोक का जो उत्तराधिकारी था जालौक, अशोक का जो कश्मीर में जो उत्तराधिकारी था जालौक, उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो कलहण की राजतरंगिणी में खोए नामक इंजीनियर है जिसने झेलम नदी के तट पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई थी, उसका भी वर्णन है। इसमें जो कश्मीर के शासक है कौन, कनिष्क, यानी कि कुषाण शासक है कनिष्क है, उसकी जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है। और कनिष्क के द्वारा यहाँ पर बसाया गया है कनिष्कपुर। कश्मीर के द्वारा जो कनिष्क के द्वारा कश्मीर में बसाया गया कनिष्कपुर, उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई है कुंडलवन कश्मीर में, उसकी जानकारी मिलती है। किसकी, चतुर्थ बौद्ध संगीति की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कलहण की राजतरंगिणी से। गुप्त वंशी शासक जो नरसिंह गुप्त बलादित्य थे, उनके द्वारा मिहिर कुल के हुण को हराने का भी उल्लेख मिलता है। और जो वर्धन वंशी शासक था हर्षवर्धन, कौन, हर्षवर्धन वंशी शासक जो हर्षवर्धन है उसे शैव मतावलंबी बताया गया है तथा गुर्जर प्रतिहार वंशी मिहिर भोज की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। कश्मीर के इतिहास के क्रमशः चार वंश कौन कौन से हैं, गौनंद वंश, इसके अलावा कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। कौन कौन से वंशों की जानकारी मिलती है, कारकोट वंश, गौनंद वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश की जानकारी मिलती है हमें इसमें, है ना। उत्पल वंश की राजधानी सुगंधा और लोहार वंश की राजधानी दिद्दा का भी इसमें उल्लेख मिलता है। कन्नौज नरेश यशोवर्मन को ललितादित्य के द्वारा पराजित करना, हर्ष के समय डामर विद्रोह की जानकारी। इसके अलावा प्रशासकों के अत्याचार व भ्रष्टाचार का उल्लेख हमें किसमें मिलता है, राजतरंगिणी में। कलहण की राजतरंगिणी का महत्व, ऐतिहासिक महत्व इस तरह भी है कि इसमें मंदिर, भवनों, भूदान अभिलेखों का युगांतकारी प्रयोग, तिथि क्रम का प्रयोग तथा कलहण का स्वयं इतिहास बोध से युक्त होना इसके महत्व को बेहतर बनाता है। राजतरंगिणी में एक संदेश दिया गया है कि वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो राग द्वेष से रहित होकर एकमात्र सत्य के निरूपण में अपनी वाणी का प्रयोग करता है। ओके, तो ये है कलहण की राजतरंगिणी। इसके अलावा भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे गुजरात राज्य की ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन सी है, जैसे उदय प्रभु के द्वारा लिखी गई है सुकृत कीर्ति कल्लोलिनी, उदय प्रभु के द्वारा लिखी गई है सुकृत कीर्ति कल्लोलिनी। बालचंद के द्वारा रचित है बसंत विलास, सोमेश्वर के द्वारा रचित है रसमाला और कीर्ति कौमुदी, मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई है प्रबंध चिंतामणि, ये इंपॉर्टेंट रचना है। राजशेखर के द्वारा लिखा गया है प्रबंध कोश, अरि सिंह के द्वारा लिखा गया है सुकृत संकीर्तन, जयसिंह के द्वारा लिखा गया है हम्मीर मदमर्दन और वस्तुपाल तेजपाल प्रशस्ति, ये है जयसिंह के द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते वाणिज्य व्यापार के कारण 12वीं-13वीं सदी में गुजरात के कई सेठों के चरित्र लिखे गए हैं। इनमें एक है जगड़ू चरित्र जो तत्कालीन पश्चिमी भारत की धार्मिक अवस्था पर प्रकाश डालता है। उत्तरी केरल में 11वीं सदी की मूसिक वंश जिसके रचयिता है अतुल के द्वारा लिखी गई है मूसिक वंश, जो कि उत्तरी केरल में 11वीं सदी की रचना है, जिसमें पता चलता है कि जनजाति के सरदार कैसे राजवंश स्थापित करते थे और ब्राह्मणों के समर्थन से वैधता प्राप्त करते थे। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने देखा है जो लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य, लौकिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य को सबसे पहले हमने देखा। सबसे पहले 2 पार्टों में डिवाइड किया है, कौन कौन से, ऐतिहासिक रचनाएं, ऐतिहासिक, और दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं। इसके अलावा हमने तीसरा टाइप भी देखा था, कौन सा, जो ऐतिहासिक जीवन चरित्र, ऐतिहासिक रचनाओं के अलावा ऐतिहासिक जीवन चरित्र, कुछ प्रसिद्ध शासकों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जो चरित्र लिखा गया है वो है ऐतिहासिक जीवन चरित्र। सबसे पहले हमने जो लौकिक साहित्य है, धर्मेतर साहित्य है, उसमें देखी थी ऐतिहासिक रचनाएं, और ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे पहले उल्लेख किसका किया गया है, सबसे पहले उल्लेख किया गया अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, चाणक्य या विष्णुगुप्त, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य।
इनके द्वारा रचना की जाती है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है द प्रिंस से, और द प्रिंस की रचनाकार है मैकियावेली। इसलिए भारत के मैकियावेली कौन है? भारत के मैकियावेली है चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इसमें जो अर्थशास्त्र है जिसकी रचना की है कौटिल्य के द्वारा, जो कि मौर्यकालीन रचना है। इसके दूसरे, तीसरे और पांचवें अधिकरण में मौर्यकालीन अवस्था प्रतिबिंबित होती है तथा बाकी अधिकरण में मौर्यतर काल की अवस्था को प्रतिबिंबित करती है। जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उस पर आधारित एक रचना है कौन सी? कामंदक की नीति शास्त्र, और जिसमें गुप्तोत्तर काल के राजत्व सिद्धांत और राजा के कर्तव्यों का वर्णन है। कौटिल्य की तरह ही बृहस्पति ने भी 10वीं शताब्दी में कौन सी रचना की है? अर्थशास्त्र। तो हमने जो ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे पहली रचना देखी थी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट हमने देखी थी महाकवि भास की रचनाएं। जो महाकवि भास है उसके द्वारा जो रचनाएं की गई है उनमें है मेनली जो महाकवि भास है नाटककार, जो कालिदास के पूर्व के प्रथम नाटककार माना जाता है, क्योंकि कालिदास की रचनाओं में इनका उल्लेख मिलता है। और भास के द्वारा लिखी गई है 13 नाटक। 13 नाटकों में सबसे जो प्रसिद्ध है, सर्वप्रसिद्ध नाटक है स्वप्न वासव दत्ता। इसके अलावा दूसरा है उरुभंग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्र चारुदत्त, एबीमारक, बालचरित, पंचरात्र, दूतवाक्य, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच और कर्णधार। इसमें भास के जो अधिकांश नाटक है उनकी जो विषय वस्तु है वो है रामायण और महाभारत पर आधारित। भास के सर्वश्रेष्ठ नाटक है कौन सा? स्वप्न वासव दत्ता, और जिसमें वत्सराज उदयन और उज्जैनी के राजा चंद्रप्रद्योत की कहानी, चंद्रप्रद्योत की जो पुत्री है वासव दत्ता के प्रेम संबंधों पर आधारित है। स्वप्न वासव दत्ता प्रथम संपूर्ण नाटक माना जाता है। भास का नाटक है कौन सा? चारुदत्त, दरिद्र चारुदत्त। उस पर लिखा गया है शूद्रक का प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम। जबकि प्रतिमा नाटक और जो अभिषेक नाटक है वो रामकथा पर आधारित है। मध्यम व्यायोग, कर्णधार, पंचरात्र और उभंग नाटक की जो विषय वस्तु है वो महाभारत से ली गई है। दूत वाक्यम, दूत घटोत्कचम और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में वत्सराज उज्जैन का जो अमात्य योगेंद्रायण है उन्होंने अपने स्वामी को बंदी गृह से छुड़ा लाने की प्रतिज्ञा करता है। नेक्स्ट जो हमारी रचना थी वो थी बृहत कथा, और बृहत कथा की रचना की गई है गुणाढ्य के द्वारा। यह है पेशाची प्राकृत भाषा में रचित काव्य है और उसका शाब्दिक अर्थ होता है लंबी कथा।